मैं और मेरा दोस्त दूसरी दुनिया में पहुंच गए थे। वह सबसे अमीर परिवार का एक ऐसा युवा मालिक बन गया था जिसे कोई प्यार नहीं करता था, जबकि मैं उनका बटलर बन गया था। जैसे ही हम मिले, उसने सबके सामने मेरे बट पर थप्पड़ मारा, जिसका मतलब था गोदाम को तब तक भुनो जब तक वह भर न जाए। मैंने भी तुरंत जवाब दिया, हवा चल रही है, थोड़ी ठंडक है। अनाथालय में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उन्हें लगा कि हम दोनों का दिमाग फिर गया है। उन्हें क्या पता था कि यह हरकत उस अमीर परिवार के घटिया लोगों को यह दिखाने के लिए थी कि एक ऐसी जोड़ी कैसी होती है जिसे कोई रोक नहीं सकता। जैसे ही मैं उससे और बातें करने वाला था, डायरेक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेकर बाहर आया। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उसने गलती से गोबर पर पैर रख दिया हो। वह मुझे एक तरफ ले गया और बहुत माफी मांगते हुए बोला, स्टुअर्ट फेंक, प्लीज गुस्सा मत होइएगा। बीशियाओ बस अपने मन की बात कह देता है, उसका कोई बुरा इरादा नहीं होता। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया और पूछा कि उसका क्या मतलब है। माथे से पसीना पोंछते हुए और साफ साफ बात न करते हुए उसने हाथ जोड़े। प्लीज, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि किसी बच्चे से कोई बुरा न माने। आखिरकार वह उस अमीर परिवार का युवा मालिक है। आप पक्का उसे वापस ले जाने के लिए ही आए हैं, है ना? वह बिल्कुल ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कोई किसी गंदगी से छुटकारा पाने के लिए बेताब हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अनाथालय के सभी टीचर और बच्चे मुझे उत्सुक और चमकती आंखों से देख रहे थे, मानो मैं कोई स्वर्ग से आया मसीहा हूँ। बिल्कुल, मैं चेयरमैन के आदेश पर युवा मालिक को घर ले जाने आया हूँ, बेफिक्र रहिए। मुस्कुराते हुए मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसे देखा। जब मुझे यकीन हो गया कि सब कुछ सही है तो मैंने अपने दोस्त के नाम के बगल में अपनी मुहर लगाई, सगा बेटा लिखा और अपना अंगूठा लगा दिया। मैंने गहरी संतुष्टि के साथ अपने दोस्त की ओर देखा और अपनी मुस्कान नहीं रोक पाया। उस पल डायरेक्टर ने राहत की सांस ली और भावुक होकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, जबकि पूरा अनाथालय खुशी के शोर से गूंज उठा। यहाँ तक कि गेट पर खड़ा बड़ा पीला कुत्ता भी इतना उत्साहित हो गया कि वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और बार बार मेरी तरफ उठने बैठने लगा। उनके विदाई देने के बीच मैं और मेरा दोस्त कार में बैठ गए। बेटा, तुमने ऐसा क्या किया कि वे इसका इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे? ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी पूर्वज को विदा कर रहे हों। अविश्वसनीय, मेरे दोस्त ने एक टेढ़ी सी मुस्कान दी। कुछ खास नहीं, बस पहले ही उन पर थोड़ी प्रैक्टिस कर ली थी। उसने मुझे उन 6 महीनों के अपने अनुभवों के बारे में बताया जब से वह दूसरी दुनिया में आया था। पता चला कि इस युवा मालिक, जो पहले बस रोता धोता रहता था और आसानी से दब जाता था, का शरीर संभालने के बाद वह एक बड़ी मुसीबत बन गया था। जहर जैसी तीखी जबान से उसने संस्थान में हर किसी को, चाहे जवान हो या बूढ़ा, खूब खरी खोटी सुनाई और खुद को नया बॉस बना लिया। उसने वहाँ सब कुछ उलट पुलट कर दिया था। डायरेक्टर और टीचरों की जिंदगी मुश्किल कर दी थी। यहाँ तक कि बड़े गार्ड डॉग की भी उससे उलझने की हिम्मत नहीं होती थी। मेरा दोस्त हाथ बांधे गर्व से खड़ा था। मजेदार, उसने कहा। क्या उन्हें सच में लगा कि मैं आसान शिकार हूँ? जब मैं ऑनलाइन बकवास करने का राजा था तब वे कीचड़ में खेल रहे थे। वैसे फेंक युआन, उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए और तुम मेरे परिवार के बटलर कैसे बन गए? पूछो मत, मैंने जवाब दिया। याद है उस रात हम उस बेवकूफी भरे नॉवेल के बारे में बड़बड़ा रहे थे? मेरे लॉग ऑफ करते ही मैं उस कहानी की दुनिया में पहुंच गया। अरे बाप रे, मैं भी, उसने कहा। मुझे याद है मैंने कहा था, क्या उस युवा मालिक के मुंह नहीं है? अगर मैं उसकी जगह होता तो उस ग्रीन टी वाले नकली युवा मालिक और उसके बेवकूफ परिवार की ऐसी तैसी कर देता, और मैं सहमत हो गया। तो अब मैं यहाँ हूँ बटलर बनकर तुम्हारी मदद करने के लिए, ताकि तुम उनके पैर तोड़ सको। पता चला कि हमारी बातें सच हो गई थीं। वह अपनी आत्मा के जरिए दूसरी दुनिया में आया था और 13 साल की उम्र में मेल लीड का शरीर ले लिया था, जबकि मैं अपने असली शरीर में आया था। इसीलिए उसने मुझे तुरंत पहचान लिया। लेकिन मुझे याद था कि असली कहानी में असली युवा मालिक लगभग 18 साल का था जब उसे घर लाया गया था। इस बार ऐसा 5 साल पहले क्यों हुआ, मुझे क्या पता। कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी। मैं अभी तुम्हारे अरबपति माता पिता को फोन करता हूँ, मैंने कहा। बस जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। जैसे ही फोन लगा, मेरे दोस्त ने रोती हुई आंखों से उस अरबपति जोड़े से बात की। माँ, पापा, मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? उसे इतनी बेशर्मी से नाटक करते देख मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ। उस जोड़े को, जो देश के सबसे अमीर लोग थे, उसकी दयनीय हालत देखकर तुरंत दया आ गई। मेरे प्यारे बच्चे, हम विदेश में बिजनेस संभाल रहे थे। जैसे ही हमें पता चला कि तुम मिल गए हो, हमने तुम्हारी बहन और बटलर से तुम्हें सीधे घर लाने को कहा। महिला ने आंसू पोंछते हुए और उसे दिलासा देते हुए कहा। मैंने मौका पाकर बीच में कहा, सर मैडम, बड़ी बेटी आज मेरे साथ अनाथालय नहीं आई। उसने जिद की कि यंग मास्टर जियाओयू ही उसका इकलौता भाई है और उसने मुझे बड़े यंग मास्टर को घर लाने से मना कर दिया। धमकी दी कि अगर मैंने ऐसा किया तो उसके पैरों के तलवों में जख्म हो जाएंगे और उसके पिछले हिस्से से मवाद बहने लगेगा। मैंने वो आखिरी बात मनगढ़ंत कही थी और मैं अपनी हंसी इतनी जोर से रोक रहा था कि सचमुच मेरे चेहरे से आंसू बहने लगे थे। वह बदतमीज लड़की, तभी तो वह फोन नहीं उठा रही थी। बस मेरे वापस आने का इंतजार करो, फिर मैं उससे निपटूंगा। उस अमीर आदमी ने गुस्से में बुरा भला कहा, जबकि मेरे दोस्त ने मौका पाकर दयनीय ढंग से सिसकना शुरू कर दिया। लगता है मेरी बहन मेरा स्वागत नहीं करना चाहती। मुझे लगता है कि मुझे अनाथालय वापस चले जाना चाहिए। मेरे बेचारे बच्चे, जरूर जाओ। मैं देखना चाहती हूँ कि वह
बदतमीज लड़की तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे करती है? अमीर आदमी की पत्नी गुस्से में बोली, फेंक नुआंजिया, आज से तुम जियाओ जियाओ की रक्षा करोगी। अगर कोई उसे परेशान करने की हिम्मत करे तो उसे जोरदार पिटाई देना। मुझे ठीक यही स्थिति चाहिए थी। मैंने तुरंत हामी भर दी। मेरे दोस्त को कुछ और दिलासा देने के बाद हमने फोन रख दिया। जैसे ही हम ली एस्टेट लौटे, हमने यंग मास्टर जिया को देखा जो कंबल में लिपटा हुआ और जोर जोर से रोता हुआ स्विमिंग पूल में कूद गया। अरे बाप रे, क्या वह हमें फंसाने के लिए दया पाने का नाटक कर रहा है? वो एयर आगे बढ़ा और चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पूल में नहाना मना है। मैं तेजी से वहां पहुंचा और पूल का तेजी से पानी निकालने वाला वॉल्व खोल दिया। यंग मास्टर जिया तुरंत एक जबरदस्त भंवर में फंस गए और तेजी से घूमने लगे। उनका पेट ड्रेन से चिपक गया था। मदद, गड़गड़ाहट, मेरी मदद करो। वे डर के मारे हाथ पैर पटकते हुए चिल्लाए, भैया। ली रुशुआंग, मेरे दोस्त की बड़ी बहन, विला से बाहर भागी और देखा कि ली जेऊ पूल के सफेद टाइल वाले फर्श पर फंसे हुए कछुए की तरह पेट के बल लेटे हुए थे। पानी का स्तर उनकी कमर से नीचे जा चुका था। मैंने हैरानी का नाटक करते हुए कहा, ओह, तो पूल में दूसरे यंग मास्टर थे? अभी थोड़ी देर पहले मुझे लगा कि बाथ टॉवल पहने कोई बदतमीज आदमी डुबकी लगाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा हुआ कि मैंने पानी निकाल दिया। चिंता न करें मिस, दूसरे यंग मास्टर ठीक हो जाएंगे। मैं उनका परिचय कराता हूँ। ये आपके भाई ली शियाओ शियाओ हैं। मास्टर और मैडम ने हमें उनका अच्छे से ध्यान रखने का आदेश दिया था। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, ली रुशुआंग ने मेरे दोस्त को नफरत भरी नजरों से देखा। शियाओ यू की ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है, यहाँ से दफा हो जाओ। उन्होंने मेरे दोस्त को एक तरफ धकेला और ली जेऊ को बाहर निकालने के लिए कूदी, लेकिन वे बचे हुए पानी में फिसल गईं और सीधे उन पर जा गिरी। अचानक हुए इस हमले से ली जेऊ के चेहरे पर उनके सिर की जोरदार टक्कर लगी। तुरंत उनकी नाक से खून की धार बहने लगी। मेरा दोस्त अपनी हंसी नहीं रोक पाया। हाँ 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 हाँ, क्या अनोखा स्वागत समारोह है। एक की आंख काली हो गई, दूसरे का मुंह जमीन पर जा लगा। जबरदस्त, उसने मजाक में तारीफ करते हुए तालियां बजाई। दीदी, आप जैसे टैलेंट वाले इंसान का शाओलिन न जाना बेकार है। कैसा रहेगा अगर मैं मम्मी पापा से कहूँ कि वे आपको ट्रेनिंग के लिए पहाड़ पर भेज दें? और छोटे भाई, ये कहने की हिम्मत भी मत करना कि मैंने तुम्हें धक्का दिया था। मेरे पास सबूत है। मुस्कुराते हुए मैंने अपने सूट की जेब से फोन निकाला और ली रुशुआंग के सामने कर दिया। सही कहा मिस, मास्टर और मैडम ने मुझे खास तौर पर यंग मास्टर के घर वापसी के पहले दिन को रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया था, इसलिए मैंने यह सब वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया। ली रुशुआंग ने मुड़कर देखा तो वही नजारा दिखा जिसका हमने जिक्र किया था। ली जेऊ कंबल में लिपटा हुआ चोरी छिपे कुछ हरकतें कर रहा था और फिर जैसे ही हम पास पहुंचे, जानबूझकर पूल में गिर गया। पास से देखने पर पता चला कि स्क्रीन पर सबसे अमीर आदमी उनके पिता के साथ चैट खुली हुई थी और वीडियो पहले ही भेजा जा चुका था। अगले ही पल उस सबसे अमीर आदमी का वीडियो कॉल आया और वह गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, ली रुशुआंग, मेरी गोद ली हुई बेटी के तौर पर तुम्हारा समय खत्म हो गया है। सुना तुमने? तुम दोनों जियाओ जियाओ के साथ मिलजुल कर रहो, वरना मेरे लौटने पर तुम्हें जवाब देना होगा। यह आखिरी चेतावनी देकर उसने कॉल काट दिया। ली जेऊ की आंखों में घबराहट भर गई। वह हड़बड़ी में उठा, अपनी नाक से बहते खून को पोंछते हुए सिसकते हुए बोला, मुझे माफ कर दो भाई, मैं बस अपनी जिंदगी देकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता था। इतने लंबे समय तक तुम्हारी पहचान हड़पने की गलती मेरी ही थी। तुम्हें खुश करने का मुझे मरने के अलावा कोई और तरीका नहीं सूझा। मेरे दोस्त ने आंखें घुमाई और उसे खरी खोटी सुनाने लगा। रोना बंद करो, मैंने कभी पेशाब की धार की तरह आंसू बहते नहीं देखे। एक बड़ा खासा आदमी ग्रीन टी बिच, दिखावटी मासूमियत दिखाने वाली औरत जैसी हरकतें कर रहा है। ये देखने में कितना बुरा लगता है। पता है क्या मैंने तुम्हें दोष दिया था? तुम अपना ड्रामा क्यों जोड़ रहे हो? मेंढक चट्टान से कूदकर बैटमैन बनने का नाटक कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम पर कोई झूठा आरोप लगा सकते हो या कोई बनावटी दुर्घटना का स्कैम कर सकते हो? तुम्हारे माता पिता का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जबरदस्त रहा होगा, जिन्होंने तुम जैसे मजाक को जन्म दिया। इतनी बेइज्जती होने के बाद ली जेऊ का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। अपनी छाती पकड़कर उसने फिर से कमजोर होने का नाटक किया। भाई, तुम मुझे जितना चाहो उतना डांट सकते हो। जब तक इससे तुम्हारा गुस्सा शांत होता है मुझे कोई परवाह नहीं। खांसी खांसी, पूरे शरीर में कंपन के साथ उसने कमजोरी से अपने हाथों को अपने चारों ओर लपेटा और खांसने लगा। ली रुशुआंग जल्दी से पूल के किनारे पहुंची, उसे लपेटने के लिए एक मुलायम कंबल उठाया और मेरे पक्के दोस्त को गुस्से भरी नजरों से देखा। ली शियाओ, तुम्हारे गुनाहों का प्रायश्चित करते हुए शियाओ यू की यह हालत हो गई। तुम न सिर्फ इसकी कद्र नहीं करते बल्कि उसे बुरा भला कहने की हिम्मत भी करते हो। इससे साफ पता चलता है कि अनाथालय में पले बढ़े लोगों में कोई तमीज नहीं होती। मेरा भाई बुरी तरह भड़क गया। मैं न सिर्फ उसे बुरा भला कहने की हिम्मत रखता हूँ बल्कि तुम्हें भी बुरा भला कह सकता हूँ। क्या तुमने बहुत ज्यादा एनिमा फ्लूइड पी लिया है? मुंह खोलते ही बकवास करने लगती हो। सबूत और तथ्य पेश करने को तुम फूट डालना कहती हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी पेट की हालत इतनी खराब है कि गंदगी के साथ साथ तुम्हारा सेरिबेलम, दिमाग का हिस्सा भी बाहर निकल गया है। मुझसे बात करने से पहले क्या तुम ब्रश कर सकती हो? वरना लोगों को लगेगा कि
पास में कोई सेप्टिक टैंक फट गया है। गुस्से से ली रुशुआंग का चेहरा लाल हो गया और उसने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। मैं आगे बढ़ा, उसकी कलाई पकड़ी और उसके चेहरे पर कई जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। गुस्ताखी, मालिक और मालकिन का हुक्म है, जो कोई भी युवा मालिक को परेशान करने की हिम्मत करेगा उसे अधमरा होने तक पीटा जाएगा। ली रुशुआंग का गाल सूज गया और वह पूरी तरह हैरान रह गई। स्टीवर्ट फेंक, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? कोई आओ, ये बगावत है, वह चिल्लाई और कई बॉडीगार्ड्स को बुला लिया। स्टीवर्ट फेंक अपने से ऊपर वालों की बात नहीं मान रहे हैं, उन्हें सबक सिखाओ। मैंने अपनी मुठ्ठियां इतनी जोर से भींची कि उंगलियों के पोड़ छटकने लगे। मालिक और मालकिन ने मुझे निर्देश दिया था, जो कोई भी युवा मालिक को परेशान करेगा उसे मेरे हाथों मार खानी पड़ेगी। मुझे उनसे निपटने की पूरी आजादी है, बस उन्हें मारना नहीं है। बड़ी मिस, अगर आपने युवा मालिक पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो बेरहम होने के लिए मुझे दोष मत दीजिएगा। स्टीवर्ड बनने से पहले मैं नेशनल मेंस सांडा चैंपियन रह चुका था। हेड स्टीवर्ड की भूमिका संभालने के बाद भी मैंने कभी ढिलाई नहीं बरती। मैं रोज मेहनत से ट्रेनिंग करता था और खाली समय में विला के बॉडीगार्ड्स के साथ मुकाबला करता था। सब जानते थे कि स्टीवर्ट फेंक एक ताकतवर इंसान है जो एक साथ कई विरोधियों का सामना कर सकते हैं। मेरी बात सुनकर बॉडीगार्ड कैप्टन, एक मजबूत आदमी जो नंगे हाथों से स्टील की छड़ें मोड़ सकता था, ने सुलह भरी मुस्कान के साथ कहा, ऐसे में हमारा दखल देना ठीक नहीं होगा, छोड़ो भी, छोड़ो भी। तभी उसके पीछे खड़ी एक युवती जो दिखने में सुंदर थी और जिसकी लंबाई ली रुशुआंग जैसी ही थी, गुस्से में बोली, छोटे भाई जेयू, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें इस तरह किसने मारा? ये लिन मेंग्याओ थी, जो बॉडीगार्ड की बेटी और मूल कहानी का एक किरदार थी। वह और ली जेयू बचपन के प्रेमी थे। अपनी सुंदरता के कारण वह ली जेयू की पसंदीदा थी। मूल उपन्यास में मुख्य नायक मेल लीड के लौटने पर उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था। ली जेयू ने इसका फायदा उठाया और अक्सर उसे मुख्य नायक के करीब जाने और उसका दिल जीतने के लिए उकसाया, ताकि बाद में उसे परेशान करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सके। वह बर्फीले पहाड़ों पर उनकी डेट के दौरान लीन मेंग्याओ को बुला लेती थी, जिससे मुख्य नायक ढलान के बीच में ही फंस जाता था और लगभग जमने से मर जाता था। जब मुख्य नायक के पास कॉन्सर्ट के टिकट होते थे तो वह लीन मेंग्याओ को अपने साथ एम्यूजमेंट पार्क ले जाती थी, जिससे वह टिकट लिए इंतजार करता रह जाता था। कड़ाके की ठंड में रहने के कारण उसे जबरदस्त सर्दी लग जाती थी और तेज बुखार से उसकी जान पर बनाती थी। बाद में जब उसे पता चला कि अमीर माता पिता अपनी संपत्ति उसे नहीं देंगे, तो ली जेयू ने लिन मेंग्याओ को उकसाया कि वह मुख्य नायक को बहला फुसलाकर उसके माता पिता से अलग करवा दे। मुख्य नायक, जो एक ही धुन का पक्का और भावुक प्रेमी था, ने घोषणा की, अगर मैं उससे शादी नहीं कर सकता तो मैं ली परिवार का युवा मालिक नहीं बनना चाहता। जिसके बाद उसे घर से निकाल दिया गया और अंततः उनकी मिली भगत से उसे मार डाला गया। यह सोचकर मेरा मन किया कि उसे जोरदार थप्पड़ मारूं। मूल कहानी की तरह ही लीन मेंग्याओ ने मेरे अच्छे भाई को ऐसे देखा जैसे वह बहुत घमंडी और बेपरवाह हो। तो तुम ही ली परिवार के असली युवा मालिक हो जो इतने सालों से खोए हुए थे? तुम ही हो जिसने जेयू को परेशान किया? मूल कहानी में मुख्य नायक घबरा जाता और इनकार कर देता और अपना परिचय देते समय शर्मा जाता, लेकिन अब मेरे भाई ने बस तिरस्कार से कहा, तुम उसे छोटा भाई कहती हो? मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे माता पिता ने कोई और बेटा गोद लिया है। बॉडीगार्ड कैप्टन ने जल्दी से समझाया, यंग मास्टर, ये मेरी बेटी है, जो यंग मास्टर शियाओयू के साथ ही बड़ी हुई है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, वह अच्छा भाई उछल कर आगे आया और उसने लिन मेंग्याओ के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। गुस्ताखी, एक बॉडीगार्ड की बेटी होकर मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत? क्या पिछले जन्म में तुम कोई अंडरपैंट थी जो इतना घमंड दिखा रही हो? किसने दी तुम्हें इतनी हिम्मत? स्टीवर्ट फेंक, इसे पीटो, इस नौकरानी की टांगे तोड़ दो जो अपनी औकात भूलकर अपनी हद से बाहर जाने की हिम्मत कर रही है। जी यंग मास्टर। मैंने मुड़कर पूल के किनारे रखी एक कुर्सी उठाई और जोर से लीन मेंग्याओ की टांगों पर दे मारी। कड़क लकड़ी के टुकड़े बिखर गए। आह! लीन मेंग्याओ, जो कुछ पल पहले तक इतनी अकड़ दिखा रही थी, जमीन पर गिर पड़ी और अपनी टांगे पकड़कर रोने चिल्लाने लगी। इतनी कम उम्र में इतनी बेरहम? मैं मास्टर और मैडम को बता दूंगी। ली परिवार तुम जैसे जंगली, बदतमीज और नाजायज इंसान को कभी नहीं अपनाएगा। अभी भी जबान चल रही है? इसे जोरदार थप्पड़ मारो। मैंने टूटी हुई कुर्सी एक तरफ फेंकी, नीचे झुकी और उसके चेहरे पर लगातार थप्पड़ मारे। थप्पड़ 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 थप्पड़। उसके गाल लाल पड़ गए और होंठ के कोने से खून बहने लगा। उसकी आंखों का घमंड गायब हो गया और उसकी जगह घोर डर ने ले ली। नी जेयू घबरा गया। चीजें वैसी नहीं हो रही थीं जैसी उसने सोची थी। वह रोते और गिड़गिड़ाते हुए मेरे भाई के पास भागा। भैया प्लीज उसे मारना बंद करो, यह सब मेरी गलती है। बहन चुचू ने आपको इसलिए नाराज किया क्योंकि वह मजबूरी में ऐसा कर रही थी। बॉडीगार्ड्स का हेड भी जल्दी से झुककर दया की भीख मांगने लगा। मेरे भाई ने बेपरवाही से हाथ हिलाया। ठीक है, बस सबक सीख लो और दोबारा मुझसे पंगा मत लेना। मैं थक गया हूँ।
बटलर फेंक, मुझे आराम करने के लिए मेरे कमरे में ले चलो। अपनी मुस्कान दबाते हुए मैं अपने भाई के साथ उसके कमरे में गई। मैंने उससे उस अजीब हरकत के बारे में पूछा जिसने टाइमलाइन बदल दी थी, जिसकी वजह से अरबपति जोड़े ने उसे जल्दी पहचान लिया और वापस अपना लिया। एक हफ्ते पहले एक ब्लॉगर अनाथालय में आभार और प्यार थीम पर लाइव स्ट्रीम फंडरेजर करने आया था। वो जोर दे रहा था कि सहानुभूति और दान पाने के लिए हर कोई रोते हुए अपनी बात कहे। जब मेरे भाई की बारी आई तो उसने शरारती मुस्कान के साथ माइक्रोफोन छीन लिया। ठस्क ठस्क, जो नहीं जानते उन्हें तो यही लगेगा कि यह अनाथालय अंतिम संस्कार में रोने वालों का ट्रेनिंग सेंटर बन गया है। लोगों को सिखाया जा रहा है कि मरे हुए लोगों के लिए कैसे रोना है। क्या फंडरेजिंग का कोई और सम्मानजनक तरीका नहीं है? क्यों न मैं सबके लिए स्टैंड अप कॉमेडी करूं। उसकी इन हरकतों की वजह से वह इवेंट वायरल हो गया। ऑर्फनेज स्टैंड अप कॉमेडी परफॉर्मेंस हैशटैग ट्रेंडिंग टॉपिक्स में सबसे ऊपर आ गया। इसी वजह से उस अमीर बिजनेसमैन और उनकी पत्नी ने उसे जल्दी पहचान लिया। असल कहानी में असली यंग मास्टर के पहचाने जाने का मौका था, लेकिन नकली यंग मास्टर और सिस्टर जिनकी दखल अंदाजी की वजह से उस इवेंट में उसकी छोटी सी झलक फुटेज से हटा दी गई, जिससे 5 साल की देरी हो गई। इस वजह से और आज हमने जो हंगामा किया उसकी वजह से कहानी का आगे का रास्ता बदलना तय था। मैंने अपने दोस्त को याद दिलाया कि वह चौकन्ना रहे और जरूरत पड़ने पर तुरंत कुछ नया करने, इम्प्रोवाइजिंग के लिए तैयार रहे। वह हंसा और बोला, डरने की क्या बात है, हम दोनों साथ हैं तो हमें कोई हरा नहीं सकता। अगले महीने जब भी ली जेयू और ली रुशुआंग ने हमें परेशान करने की कोशिश की, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने असल कहानी में किया था, तो हमने उन्हें कड़ा सबक सिखाया, सबूत इकट्ठा किए और उन्हें उस अमीर जोड़े के पास भेज दिया। उस जोड़े को बहुत बुरी तरह डांट पड़ी और उन्होंने दोबारा कभी ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं की। मेरे दोस्त ने अपने अमीर पिता के ब्लैक कार्ड का इस्तेमाल करके मेरे साथ जमकर शॉपिंग की। कार्ड को कपड़ों, घड़ियों और फ्रेग्रेंस से भर दिया और यहाँ तक कि मेरे लिए एक लिमिटेड एडिशन सुपर कार भी खरीदी। 1 महीने बाद वह अमीर जोड़ा देश लौट आया। जब ली जेऊ रोते हुए उनकी बाहों में गिरा और हमारी ज्यादतियों की शिकायत करने की कोशिश की तो उसे रूखेपन से एक तरफ धकेल दिया गया। हमें पूरी कहानी पता है। शियाओ शियाओ ने सही किया। ली परिवार के यंग मास्टर के तौर पर इंसान को वैसा ही फैसले लेने वाला और निडर होना चाहिए। यहाँ तक कि मुझे यानी हाउसकीपर को भी तारीफ मिली और मुझे मेरे दोस्त का पर्सनल सिक्योरिटी कंसल्टेंट बना दिया गया। कहानी एक अनजान दिशा में बढ़ने लगी। अगले 3 सालों तक मेरे दोस्त ने अपने एलिट स्कूल में ली जेयू से हमेशा बेहतर प्रदर्शन किया। असली दुनिया के अपने 10 साल के अतिरिक्त अनुभव और किताब की दुनिया की अपनी यादों के दम पर उसने हर मामले में कामयाबी हासिल की। टीचर्स और क्लासमेट्स सभी उसे पसंद करते थे और उसने उस अमीर जोड़े को उन इंडस्ट्रीज में जल्दी निवेश करने के लिए गाइड किया जो जल्द ही तेजी से बढ़ने वाली थी, जिससे उनकी दौलत दोगुनी हो गई। जब वह 16 साल का हुआ तो उस जोड़े ने फैसला किया कि 2 साल बाद वे दुनिया के सामने घोषणा करेंगे कि उनके भविष्य के शेयरों का आधा हिस्सा उसे दिया जाएगा। यहाँ तक कि ली रुशुआंग, जो हमेशा उसके साथ झगड़ती रहती थी, उसके करीब आने लगी। हालांकि हम दोनों जानते थे कि वह जरूर कुछ गड़बड़ करने की सोच रही थी। अगले 2 सालों में ली रुजुआंग और लिन मेंगयाओ, जिन्होंने उसके पिता की जगह बॉडीगार्ड टीम के हेड का पद संभाला था, दोनों ही मेरे अच्छे भाई की चापलूसी करने लगे। ली जेयू, जिसे नजरअंदाज किया जा रहा था, के पास मेरे भाई की नजरों में अच्छा बनने के लिए उसके आगे झुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। यहाँ तक कि मुझ जैसे बटलर के साथ भी वैसा ही सम्मानजनक व्यवहार किया जाता था जैसा आमतौर पर सबसे अमीर टाइकून के साथ किया जाता है। फिर मेरे भाई के 18वें जन्मदिन और वयस्क होने के समारोह का दिन आया। टाइकून और उनकी पत्नी ने शहर के रईस लोगों को बुलाया था। जैसे ही टाइकून मेरे भाई को शेयर तोहफे में देने की बड़ी घोषणा करने वाले थे, बॉडीगार्ड टीम के रिटायर्ड हेड अचानक वहां आ पहुंचे। उनका शरीर जख्मों से भरा था। उन्होंने टाइकून से चिल्लाकर कहा, सर कृपया धोखे में न आए, लिक्सियाओ आपका बेटा बिल्कुल नहीं है। भीड़ में हंगामा मच गया। टाइकून ने हैरानी से पूछा, बूढ़े लिन, क्या तुम्हें विदेश में अपनी रिटायरमेंट का मजा नहीं लेना चाहिए था? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई और तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? टाइकून की पत्नी नाराज दिखी। उन्होंने अपना हाथ मेरे चारों ओर लपेटा और रूखेपन से कहा, मेरे बेटे शोक्सिन के जन्म से ही वह अर्धचंद्राकार बर्थमार्क है। हम उसे किसी और के साथ कैसे समझ सकते हैं? इस दावत में आपका स्वागत नहीं है, कोई इसे बाहर ले जाओ। बॉडीगार्ड्स आगे बढ़ने ही वाले थे कि लीन मेंगयाओ ने उन्हें रोक दिया। लाल आंखों के साथ वह टाइकून के सामने घुटनों के बल बैठ गया और चिल्लाया,
सर, मैंने ही अपने पिता को अंदर आने दिया। हम आपको और धोखा खाते हुए नहीं देख सकते थे। हम चाहते हैं कि आप मेरे पिता को न्याय दिलाएं। वह रिटायरमेंट का मजा लेने विदेश नहीं गए थे। मैडम ने उन्हें इस्तीफा देने और ली परिवार छोड़ने के लिए मजबूर किया था, क्योंकि उन्हें मैडम और बटलर फेंक के बीच चल रहे अफेयर के बारे में पता चल गया था। इन शब्दों से सब हैरान रह गए। कमरे में मौजूद हर किसी की नजरें मुझ पर टिक गईं। मैं तुरंत सबके ध्यान का केंद्र बन गया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने सोचा। मैं इतने सालों से जाओ जियाओ के साथ रही हूँ और खुद उसकी देखभाल कर रही हूँ, तो मुझे किसी और चीज के लिए समय कब मिलता? पागलपन है। और वैसे क्या मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत भी पड़ती? टाइकून की पत्नी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया और वह झल्ला कर बोली, तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? 3 साल पहले तुमने खुद ही रिटायर होने के लिए कहा था। अगर हालात सच में वैसे होते जैसे तुम कह रहे हो, मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारी जगह दे दूंगा और तुम्हें ये बातें फिर से कहने का मौका भी दूंगा। बॉडीगार्ड्स के हेड ने अपने शरीर पर लगी चोटों की ओर इशारा किया और कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, ये छोटे ही सबूत हैं। उस समय मैंने तुम्हें और बटलर फेंक को स्टडी रूम में नाजायज रिश्ते बनाते हुए पकड़ा था। तुमने मेरे इस्तीफे के लिए मेरे बेटे की जान की धमकी दी, मुझे चुप रहने के लिए डराया धमकाया और जबरदस्ती रिटायरमेंट के नाम पर मुझे विदेश भेज दिया। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में मुझे खत्म करने के लिए लोग भेजोगी। डर से कांपते हुए उसने टाइकून को विदेश में अपने अनुभवों के बारे में बताया। उसने समझाया कि टाइकून की पत्नी ने उस पर नजर रखी हुई थी और आखिरकार उसे मरवाने का फैसला किया ताकि उसका बेटा यानी मेरा भाई आसानी से लिशी ग्रुप के आधे शेयर हासिल कर सके। बिक्सियाओ आपका बेटा नहीं है सर, वह मैडम और बटलर फेंक की औलाद है। उसकी बात सुनकर मैं और टाइकून की पत्नी दोनों ही हैरान रह गए। मेरा भाई सबसे पहले होश में आया और गुस्से में बोला, क्या बोलना सीखने के साथ साथ तुम अपना दिमाग भी कहीं भूल आए थे? बटलर फेंक सिर्फ 29 साल का है। क्या तुम कह रहे हो कि जब वह 11 साल का था तब उसने मुझे पैदा किया? जरा सोचो, ये बात कितनी बेतुकी लगती है। तुम घटिया बेरहम बूढ़े इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ ऐसी बकवास करने और अफवाहें फैलाने की? क्या तुम चाहते हो कि मैं पुलिस को बुलाऊं? तभी ली जियाओ ऊंची हील्स पहने वहां आई। उसके हाथ में कागजों का एक बंडल था जो उसने टाइकून को थमा दिया। उम्र में हेर फेर की जा सकती है डैड। मैंने बहुत पहले ही लोगों से बटलर फेंक की असली पहचान की गुप्त जांच करवाई थी। जैसे जैसे टाइकून पढ़ते गए उनका चेहरा और भी ज्यादा गुस्से से भरता गया। पत्नी, मुझे समझाओ कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है? टाइकून की पत्नी गुस्से से आग बबूला हो रही थी। बटलर फेंक और मैं पूरी तरह बेगुनाह हैं। शियाओ हमारा बेटा है। क्या आप पैटर्निटी टेस्ट, पितृत्व परीक्षण भूल गए जो हमने करवाया था? उस अमीर आदमी ने ठंडे लहजे में कहा, पैटर्निटी टेस्ट का नतीजा बदलना तुम्हारे लिए आसान था, है ना? आखिरकार तुमने बटलर फेंक की असली पहचान पूरी तरह मिटा दी थी। गुस्से से तमतमाए चेहरे के साथ उसने अपनी पत्नी की तरफ कागजात बढ़ा दिया। अमीर आदमी की पत्नी ने कागज उठाए और कुछ पल के लिए चुप रह गई। उनमें अंगों देश से जुड़े मेरे पहचान के रिकॉर्ड थे। उसमें लिखी उम्र मेरी असली उम्र से पूरे 8 साल ज्यादा थी और वहाँ एक अस्पताल में एक लड़के के जन्म के समय दिए गए मुआवजे का रिकॉर्ड भी था जिसमें पति के तौर पर मेरा नाम लिखा था। कोई हैरानी की बात नहीं कि तुमने ग्रुप का काम अंगों तक बढ़ाने पर जोर दिया। तुम वहाँ उस हैंडसम लड़के के साथ पहले ही जुड़ चुकी थी, है ना? मुझे हमेशा हैरानी होती थी कि तुम उस समय वहाँ क्यों जाती रहती थी। यहाँ तक कि जब तुम बच्चे को जन्म देने वाली थी तब भी तुमने मुझे साथ नहीं आने दिया। क्या इसलिए कि तुम्हें डर था कि मैं उसका ब्लड ग्रुप देख लूंगा और तुम्हारी बेवफाई का पता चल जाएगा? कोई हैरानी की बात नहीं कि उसे देश वापस लाने के सिर्फ 3 साल बाद ही हमारा बेटा गायब हो गया। साफ है कि तुम कुछ गलत छिपा रही थी। बोलते बोलते उस अमीर आदमी का गुस्सा और बढ़ गया। और इसीलिए जब तुम 5 साल पहले लौटी तो उस आदमी को, जिसका सरनेम फेंक है, अपने साथ ले आई ये कहकर कि उसने तुम्हारी जान बचाई थी और उसे हाउसकीपर के तौर पर रख लिया। मुझे उस समय यह अजीब लगा था। इतना काबिल नौजवान फिर भी हाउसकीपर का काम करने को तैयार। पता चला कि वह बस दिन रात तुम्हारे साथ रहना चाहता था ताकि तुम्हारे बेटे को वापस ला सके और मेरी दौलत का वारिस बन सके, है ना? अमीर आदमी की पत्नी घबरा गई। उस अमीर आदमी से शादी करने से पहले वह लीशी ग्रुप की प्रेसिडेंट थी और विदेशी बाजारों में कारोबार बढ़ाने की जिम्मेदारी संभालती थी। अंगुओं में एक संकट के दौरान मैंने सचमुच उसकी जान बचाई थी, लेकिन उसे मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने जांच के लिए लोग भी भेजे थे लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिरकार मैं कहानी में दूसरी दुनिया से आया था। मेरा कोई पिछला इतिहास कैसे हो सकता था? लेकिन अजीब बात यह है कि इसी बैकग्राउंड की कमी का फायदा उठाकर ली रुशुआंग और बाकी लोगों ने मेरी एक नकली पहचान बना दी। मैंने और मेरे सौगंध भाई ने एक दूसरे की ओर देखा। हमें समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे समझाएं। क्या हम उन्हें बताते कि मैं दूसरी दुनिया से आई हूँ, कि मैं अचानक किसी अमीर आदमी की पत्नी की तरह बस अपने सौगंध भाई से मिलने और हाउसकीपर का काम करने के लिए प्रकट हो गई थी? ये बात बहुत बेतुकी लगती। ली रुशुआंग ने तुरंत कहा, वह असल में ऐसे ही पिता हैं। इसीलिए उन्होंने खास तौर पर लिशी ग्रुप की एक मीडिया कंपनी का इंतजाम किया ताकि अनाथालय में चर्चा हो और यह सब इस बहरूपीय लिजिक्सियाओ को घर वापस लाने के लिए किया गया। आखिरकार अपना संयम वापस पा लिया। उसने ली जेयू, लिन मेंग्याओ और बाकी लोगों
की तरफ शक भरी नजरों से देखा। शियाओ शियाओ सही कह रही थी। अगर उन्हें इतने सालों से उसकी असली पहचान पता थी तो वे क्यों उसकी खुशामद करते रहे? वे उसे सीधे सीधे बता सकते थे। इतनी देर तक बात को क्यों खींचा? लिन मेंगियाओ आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर उलझन और तकलीफ साफ दिख रही थी, मानो उसने आखिरकार कोई मुश्किल फैसला कर लिया हो। क्योंकि वह मुझसे गुजारिश करती रही और खुद को मेरा बॉयफ्रेंड बताती रही, इसलिए मैंने रू शुआंग और शियाओ यू को कभी सच नहीं बताया। मुझे लगा कि वह सच में मुझे पसंद करती है, लेकिन बाद में पता चला कि यह बस बात टालने का एक तरीका था। ये कहते हुए उसने अपना फोन निकाला और अपनी चैट के स्क्रीनशॉट बड़ी स्क्रीन पर दिखा दिए ताकि सब देख सकें। मैसेज के टाइम स्टैम्प पिछले कुछ सालों के थे और उनमें मेरे भाई की तरफ से उसके लिए प्यार भरी बातें लिखी थी। वह उसे सिस्टर चूचू कहता था कि वह उसके प्यार में पागल है और मानता था कि घर आने पर उसे मारना गलत था। सिस्टर चूचू, क्या बड़ी होने पर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जब मुझे लिशी ग्रुप के शेयर मिल जाएंगे तो मैं हमारे रिश्ते को सबके सामने ले आऊंगा, तब मेरे माता पिता इसे रोक नहीं पाएंगे। अच्छी बात है कि मेरी बहन और गोद लिया हुआ भाई मेरे साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारा मेरे साथ अच्छा बर्ताव करने से किसी को शक नहीं होगा। सिस्टर चूचू, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करने लगा हूँ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। स्क्रीनशॉट देखकर भीड़ में हंगामा मच गया। वाह, क्या ये वही कहानी थी जिसमें सबसे अमीर आदमी का बेटा यंग मास्टर जेन बॉडीगार्ड की बेटी के प्यार में पड़ जाता है? बकवास मत करो। क्या यह पक्का है कि वह सच में यंग मास्टर जेन है? लिन मेंगियाओ ने दुख भरी नजरों से मेरे भाई की ओर देखा। तो तुमने इस तरह अपने प्यार का इजहार इसलिए किया क्योंकि तुम्हें डर था कि मैं सच बता दूंगी, है ना? तुम्हारा मकसद हमेशा मुझे चुप कराना था, क्योंकि तुम्हें पक्का नहीं था कि जबरदस्ती विदेश भेजे जाने से पहले मेरे पापा ने मुझे सच बताया था या नहीं। लिक्सियाओ, तुमने मेरे साथ कितनी बेरहमी से धोखा किया। मैंने तो तुम्हें अपना पूरा दिल दे दिया होता। तुमने उन्हें क्यों मरवा दिया? उनकी मौत के बाद तुमने आसानी से चेयरमैन के शेयर हथिया लिए। अगली नंबर तो मेरा ही था, है ना? मेरा भाई कुछ नहीं बोल पाया। अगर घर में आईना नहीं है तो क्या पेशाब का गड्ढा भी नहीं है जिसमें तुम अपनी शक्ल देख सको? तुम ये सब बकवास कर रहे हो, जैसे कि मैं तुम जैसे दिमाग खाली खुद से प्यार करने वाले बेवकूफ के प्यार में पड़ जाऊंगी। तुमने तो चैट लॉग भी नकली बना दिए ताकि यह दिखा सको कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम्हारी खाल से बुलेट प्रूफ कवच क्यों नहीं बनाया गया? आखिर मोटी खाल होना ही तो तुम्हारी एकमात्र अच्छी खूबी है। बदसूरत होना ठीक है, लेकिन इतने भी बुरे मत बनो कि लोगों को उल्टी आ जाए। उफ, बस भी करो। ली जेयू लिन मेंगियाओ के पक्ष में गवाही देने के लिए आगे आया। बड़े भाई, आप हमेशा से ही बहन चूचू के करीब रहे हैं। आपने तो मुझे उनसे दूर रहने की चेतावनी भी दी थी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप सच में उन्हें पसंद करते हैं? तुम जैसी ग्रीन टी अनाथ लड़की को यहाँ आकर भौंकने का क्या हक है? क्या तुम्हारे असली माता पिता ने केमिस्ट्री पढ़ी थी? क्या उन्होंने तुम जैसा खराब एक्सपेरिमेंट इसी तरह बनाया था? अगर तुमने दोबारा बदनामी करने या अफवाहें फैलाने के लिए मुंह खोला तो मैं तुम्हारा वह कुत्ता सा मुंह फाड़ दूंगी। जब मेरी दोस्त गालियां दे रही थी तभी मैंने बड़ी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे तथाकथित सबूतों में एक कमी पकड़ ली। दोस्त जी हुई, इसे देखो। मैंने उसका हाथ खींचा और जोर से कहा, चूंकि तुम जोर देकर कह रही हो कि पैटर्निटी टेस्ट के नतीजे नकली हो सकते हैं, तो मेरा दावा है कि तुम्हारे चैट लॉग और टाइम स्टैम्प भी नकली हैं। अगर सब लोग ध्यान से देखें तो उन्हें पता चलेगा कि सभी चैट लॉग पिछले 2 सालों के हैं। भीड़ ने उन्हें ध्यान से देखा और पाया कि यह सच था। तो लीन मेंगियाओ, तुम हमेशा से ली जेयू को पसंद करती थी। तुमने तो उस समय उसके लिए मुझे डांटा भी था। फिर अचानक पिछले 2 सालों में तुम मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों होने लगी? तो यही तुम्हारा प्लान था? मेरी दोस्त गुस्से में चिल्लाई। तुम्हें डर था कि अगर तुमने पहले से नाटक नहीं किया तो कोई भी इन चैट लॉग्स पर यकीन नहीं करेगा, है ना? धत तेरे की, तुम तो बस एक बेकार इंसान हो। मुझे अचानक कुछ याद आया और मैंने ली परिवार के मुखिया की ओर देखा। सर, मुझे पता है कि 2 साल पहले जब आप और मैडम बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे तो स्टडी रूम के बाहर कौन छिपकर बातें सुन रहा था? वो यही था। मैंने ली रुशुआंग की ओर इशारा किया, क्योंकि बड़ी बेटी ने 2 साल पहले सुन लिया था कि आप बड़े बेटे को कमिंग ऑफ एज सेरेमनी में शेयर्स देने का प्लान बना रहे हैं, इसलिए उसने उनके साथ मिलकर यह पूरा प्लान बनाया। मेरी दोस्त को अचानक बात समझ आ गई। अरे बाप रे, मैं 5 साल से घर वापस आया हूं। पहले 3 सालों तक तुम सब मेरी चापलूसी करते रहे और मेरी असली पहचान का खुलासा नहीं किया, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कैसे फंसाया जाए, है ना? तुम सबने बस इसे मान लिया था क्योंकि जानते थे कि मैं मम्मी पापा का चहेता हूं। लेकिन पिछले 2 सालों में ली रुशुआंग, तुम्हें एहसास हुआ कि मैं शेयरों के लिए तुमसे मुकाबला करने वाला हूं, इसलिए तुमने उनके साथ मिलकर यह सब तैयार किया। तुम मेरे बालिग होने के दिन इस समारोह को बर्बाद करना चाहती हो और मुझे शेयर देने का फैसला रद्द करवाना चाहती हो, है ना? भले ही मैं बाद में अपनी पहचान साबित कर देता,
पापा के मन में जरूर नाराजगी होती और वे स्टीवर्ड फेंक को निकाल देते। मैं अपना एकमात्र साथी खो देता और भविष्य में तुम्हारी मर्जी पर होता। तुम मुझे परेशान करती और अपनी उंगलियों पर नचाती। उसके मुंह से शब्द निकलते ही जा रहे थे। पापा, बस किसी प्रोफेशनल से इन चैट लॉग्स की जांच करवा लीजिए कि वे नकली हैं या असली, और आपको सच पता चल जाएगा। साथ ही किसी को यह पता लगाने के लिए भेजिए कि लिन मेंगायाओ के पिता पिछले 3 सालों में कहां रहे हैं और किससे मिले हैं। प्लीज, अभी आपके मेरे और स्टीवर्ड फेंक के बीच पैटर्निटी टेस्ट, पितृत्व जांच का इंतजाम कीजिए। अगर मैं सच में आपका सगा बेटा हूं तो आपको मम्मी और मेरे साथ खड़ा होना होगा। अमीर व्यापारी की पत्नी ने सिर हिलाया। उसकी आंखें दुख और गुस्से से लाल थीं। पति जी, अगर उस लड़की ने सच में अपने छोटे भाई को फंसाया है तो चलिए उसे बेदखल कर देते हैं। ठीक है, हमारा परिवार ऐसे एहसान फरामोश इंसान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता जो अपने ही भाई बहन को नुकसान पहुंचाए और हमें धोखा दे। ली जियाशुआंग का चेहरा पीला पड़ गया। पापा, मुझे अपने भाई के माता पिता के बारे में शक इसलिए हुआ क्योंकि मुझे स्टीवर्ड फेंक और मम्मी के बीच अफेयर का पता चला था। मैंने यह सब आपको धोखे से बचाने के लिए किया था। आप मुझे अपनी ही बेटी को बेदखल नहीं कर सकते। उसका रिएक्शन देखकर व्यापारी ने मन बना लिया। उसने विदेश से फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम बुलाने के लिए फोन किया। फोन रखने के बाद उसने ली जियाशुआंग की तरफ ठंडी नजरों से देखा। मामला अभी सुलझा नहीं है। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? निश्चिंत रहो, अगर तुम्हारा भाई मेरा सगा बेटा है लेकिन तुम्हारी मां का स्टीवर्ड फेंक के साथ अफेयर था तो मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। जहां तक स्टीवर्ड फेंक के विदेश में बिताए समय के बारे में तुम्हें पता चला है, मैं उसकी अच्छी तरह से जांच करवाऊंगा। अगर वह सच में इतने सालों तक विदेश में पला बड़ा है तो तुम्हारी मां ने उस पर जो भी पैसा खर्च किया है मैं वह सब वसूल करके तुम्हें इनाम के तौर पर दे दूंगा और फिर उन दोनों को घर से निकाल दूंगा। तुम्हें इस बात से खुश होना चाहिए। ली जियाशुआंग अब और बहस नहीं कर सकती थी। उसके चेहरे पर निराशा छा गई थी। बालिग होने का समारोह खराब माहौल में खत्म हुआ। मेहमानों से बात गुप्त रखने की कसम खिलाई गई और उन्हें घर भेज दिया गया। बस 2 दिन बाद पूरी सच्चाई सामने आ गई। टेस्ट के नतीजों से पुष्टि हुई कि वह युवक सचमुच उस अमीर आदमी का बेटा था और मेरा उससे कोई खून का रिश्ता नहीं था। पता चला कि ऐन देश में मेरे पहचान के दस्तावेज, रहने के रिकॉर्ड और नौकरी का इतिहास सब नकली थे। अमीर आदमी की पत्नी दुख से रोते हुए बोली, पति जी, अब तो आपको मुझ पर यकीन हो गया होगा। शियाओ शियाओ आपका अपना सगा बेटा है। मैंने जानबूझकर उसे पहले वाले टेस्ट में शामिल नहीं किया था ताकि हम यह पल देख सकें। जब तक वह आपका खून है, मुझे पता है कि वह हमारा बेटा है। मुझे यकीन करने के लिए टेस्ट की भी जरूरत नहीं थी। पति जी, मुझे उम्मीद है कि अब से आप मुझ पर ऐसे ही भरोसा करेंगे, ठीक है? पछतावे से भरे अमीर आदमी ने तुरंत सिर हिलाया। उस युवक ने मेरा हाथ पकड़ा और चिल्लाया, पापा, आपको स्टीवर्ड फेंक से माफी नहीं मांगनी चाहिए। वह एक शरीफ कुंवारा युवक है, गिगोलो, पैसे के लिए महिलाओं के साथ संबंध बनाने वाला। होने का इल्जाम लगने के बाद वह इस इंडस्ट्री में अपना करियर कैसे बनाएगा? विदेश में मेरे इतिहास के नकली होने का पता चलने के बाद भी अमीर आदमी ने हार नहीं मानी और गहरी जांच का आदेश दिया, लेकिन हर नतीजा खाली निकला। ऐसा लगा जैसे मैं अचानक कहीं से प्रकट हो गया हूं। उन्हें यह रिकॉर्ड भी नहीं मिला कि मेरा घरेलू आईडी कार्ड कब जारी हुआ था। कोई और चारा ना होने पर अमीर आदमी ने एक बेहतरीन मेडिकल टीम से मेरी उम्र की जांच करवाई। रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि मेरी हड्डियों की उम्र और दांतों के बढ़ने का पैटर्न सचमुच 29 साल के व्यक्ति जैसा ही था। इस बात ने उन सभी अफवाहों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जो ली रुशुआंग और दूसरों ने फैलाई थी कि मैं उस नौजवान का असली पिता हूं। उस अमीर आदमी ने अपने लोगों से लिन मेंगायाओ के पिता की भी जांच करवाई, जिससे पता चला कि वह आदमी पिछले 3 सालों में विदेश गया ही नहीं था, बल्कि वह दक्षिण के एक द्वीप पर अकेले रह रहा था
और अपनी भारी भरकम रिटायरमेंट पेंशन पर गुजारा कर रहा था। लीन मेंगयाओ वहां उससे मिलने भी गई थी। उसे जो चोटें आई थीं, वे किराए के गुंडों ने पहुंचाई थीं, न कि विदेश में उसका पीछा कर रहे हथियारों ने। सच सामने आने के बाद उस अमीर आदमी और उसकी पत्नी ने तुरंत ली रुशुआंग और ली जेयू को परिवार से बाहर निकालने के लिए एक औपचारिक समझौते का मसौदा तैयार करने का आदेश दिया। घबराई हुई ली रुशुआंग चिल्लाई कि ली जेयू और लिन मेंगयाओ ने ही यह सब उकसाया था। मां, पापा, प्लीज बस एक मौका दे दीजिए। आखिरकार मैं आपकी अपनी बेटी हूं। लेकिन अमीर आदमी की पत्नी ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। कमबख्त औरत, अफवाहें फैलाना और अपनी ही मां को बदनाम करना। तुमने लगभग मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी और मेरे और तुम्हारे पापा के बीच तलाक की नौबत ला दी थी। तुमने दुनिया की नजर में अपने छोटे भाई को नाजायज साबित करने की कोशिश की। तुम हमारी बेटी कहलाने के लायक नहीं हो। अमीर आदमी ने आह भरी और कहा, मैं समझ सकता हूं कि तुम ली जेयू का पक्ष क्यों लेती हो। आखिरकार तुम दोनों साथ बड़े हुए हो। लेकिन तुम्हें उस सच को नहीं छिपाना चाहिए था कि तुमने उस समय अपने छोटे भाई को कैसे खोया था। तुमने जानबूझकर उसे खोया क्योंकि तुम्हें डर था कि हम परिवार की संपत्ति उसके साथ बांट देंगे। उसके मिलने के बाद भी न तो तुमने कोई पछतावा दिखाया, बल्कि उसकी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी, वयस्क होने के जश्न में उसे बदनाम भी किया। तुम बड़ी बहन कहलाने के लायक ही नहीं हो। चूंकि तुम ली जेयू को बचाने पर इतनी अड़ी हुई हो, तो तुम दोनों आज से ही बाहर जाकर अपनी जिंदगी खुद बनाओ। इसके साथ ही उसने अपने स्टाफ को आदेश दिया कि वे उनसे जबरदस्ती कागजों पर दस्तखत करवाएं। ली जेयू घुटनों के बल गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। पापा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। यह सब उन्हीं का आइडिया था। प्लीज मुझे बाहर मत निकालिए। मुझे तो यह भी पता है कि उन्होंने कैसे भाई को बर्बाद करने की कोशिश की थी। फिर उसने एक ऐसा राज बताया जो हम में से किसी को नहीं पता था। ली रुशुआंग ने असल में कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के बाद के लिए एक साजिश रची थी। उसने प्लान बनाया था कि लिन मेंगयाओ यौन उत्पीड़न का नाटक करे, यह दावा करते हुए कि मेरे भाई ने उसके साथ जबरदस्ती की है। ठीक उसी समय जब अमीर बिजनेसमैन की पत्नी मुझे ली परिवार से बाहर निकालने वाली थी। इस तरह मेरे भाई और लिन मेंगयाओ के बीच गुप्त अफेयर की उनकी झूठी कहानी सच साबित हो जाती और मां का उस पर से भरोसा उठ जाता। हम सब हैरान रह गए। सचमुच अगर ऐसा होता तो भले ही बिजनेसमैन मेरे भाई को पसंद करता, फिर भी वह ऐसी बदनामी के लिए उस पर बहुत गुस्सा होता। अच्छी बात यह थी कि मेरा भाई कमजोर दिल वाला असली युवा मालिक नहीं था जो अपने लिए आवाज ना उठा सके, और मैं उसका ध्यान रखने के लिए वहां था। वरना जाली सबूतों, छेड़छाड़ किए गए चैट लॉग और जूजिन की साजिशों को देखते हुए मेरे भाई को सचमुच बदनामी के साथ बाहर निकाल दिया जाता। तुम जो कह रहे हो उसका सबूत कहां है? बिजनेसमैन ने सख्त चेहरे के साथ पूछा। ली जेयू ने जल्दी से अपना फोन निकाला और उन्हें दे दिया। उसने उन दोनों के बीच हुई बातचीत के चैट लॉग सेव करके रखे थे। बिजनेसमैन और उनकी पत्नी ने साथ मिलकर मैसेज देखे और पाया सचमुच एक बातचीत जिसमें दोनों ने साजिश रची थी कि कमिंग ऑन अ फेज सेरेमनी के बाद मेरे भाई से कैसे निपटा जाए। तुम बदमाश, तुम जानवरों से भी बदतर हो। ली रुशुआंग ने अचानक ली जेयू को एक तरफ धकेला और मेरे भाई के सामने घुटनों के बल बैठ गई। छोटे भाई, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मेरी सिफारिश कर दो। मां और पिताजी से कहना कि मुझे घर से ना निकालें, ठीक है? मैं वादा करती हूं कि अब कभी किसी चीज के लिए तुमसे नहीं लड़ूंगी। सारी विरासत का हक का तुम्हारा होगा, ठीक है? मेरे भाई ने मेरी तरफ मुड़कर कहा, स्टुअर्ट फैंक, इन्हें पीटो, खासकर उसे तब तक पीटो जब तक वह मुझे छोटा भाई कहने की हिम्मत न करे। ठीक है। मैंने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और आगे बढ़ा। ली रुशुआंग को जोर से लात मारी, जिससे वह पीछे खड़े ली जेयू और लिन मेंगयाओ से टकराकर गिर गई। तीनों जमीन पर ढेर हो गए। मैं नीचे झुका और थप्पड़ों और जोरदार लातों की बौछार कर दी। धप धप धप, जबकि उनके दर्द भरे चीखने चिल्लाने की आवाजें हवा में गूंजने लगीं। बाद में
ली रुशुआंग और लिन मिंग्याओ को सबूतों के साथ पुलिस के हवाले कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने बुरी अफवाहें फैलाई थीं और मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी। उनकी इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल गई। भले ही वे अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन उन पर आपराधिक रिकॉर्ड लग गया। ली रुशुआंग को लगा था कि अमीर बिजनेसमैन और उनकी पत्नी उसे बख्श देंगे, क्योंकि वह उनका सगा बेटा था। लेकिन उन्होंने हालात को साफ साफ समझा और परिवार के रिश्तों से ऊपर सही काम को चुना। तुम जैसे जानवर जो बचपन से ही दुष्ट रहा हो, पता नहीं अगर यहां रहते तो क्या तबाही मचाते। बस यहां से चले जाओ। उसे और ली जेयू को शहर से निकाल दिया गया। लीन मिंग्याओ की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। ली परिवार के बॉडीगार्ड के तौर पर इतने घिनौने काम करने की वजह से उस अमीर आदमी ने उसे तुरंत अफ्रीकी ब्रांच में कड़ी मेहनत की सजा भुगतने के लिए भेज दिया। 2 हफ्ते से भी कम समय में वह हर जगह डींगे मार रहा था कि वह उस अमीर आदमी के बेटे की मंगेतर रह चुका है। तभी स्थानीय गुंडों की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने उसे आसान शिकार, एक मोटी भेड़ समझा और उसके घर में लूटपाट की। अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स का इस्तेमाल कर